वक्त अलीबाग में थे। जैसे शर्मा क्या कहा था आपने, आप 12:30 बजे ही टीवी देखते देखते सो गए थे? जी हाँ। इसका मतलब जब आप जागे तो अंधेरा था कमरे में। कहने का अर्थ यह है कि टीवी बंद था? जी हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप टीवी देखते देखते सोए थे। उस समय टीवी ऑन था। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने टीवी को ऑफ नहीं किया था। अगर आपने टीवी बंद नहीं किया था तो आपके अतिरिक्त तो उस घर में केवल रिया थी, जिनकी हत्या रात को 2:30 बजे हो चुकी थी। अगर रिया ने लाइट्स बंद नहीं की तो किसी तीसरे ने की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अरे तुम तो फिर किचन में किसकी आवाज आ रही है? सर राजू और उसकी बीवी आ गए हैं। अच्छा। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। कहा जाता है कि एक नामी ड्रग पेडलर मुन्ना पडवाल ने अपने ही गैंग के एक आदमी पिद्दा शेख का अपने हाथों से खून कर दिया है। आज इस मर्डर केस का भी फैसला सुनाया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग तो दोपहर को आने वाले थे ना? हाँ सर, सोम की तबीयत खराब हो गई और गांव में ठंड भी बहुत थी, इसलिए रात की बस में हम लोग आ गए। तो यहाँ कितने बजे पहुंचे? 1 घंटे पहले सर। एक काम करो, एक केक किचन में ले जाओ, राजू और बच्चे के साथ खा लेना। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। इस केस में जज जस्टिस गोपाल कृष्ण शर्मा ने अब तक बड़े ही कड़े फैसले दिए हैं, खास करके ड्रग माफिया के केसेस में। पिछले 3 साल में उन्होंने 2 बार फांसी की सजा सुनाई है। तो आज देखना ये होगा कि इस केस का परिणाम क्या निकलता है। कहाँ जा रहे हो? साहब रूम की सफाई कर रहे हैं। आज मेरे बेडरूम की सफाई करने की जरूरत नहीं है, कल करना। जाओ। प्रोसिक्यूशन ने केस की गहराई तक जाकर यह साबित किया है कि पिद्दा शेख को मारने के लिए मुन्ना पडवाल के पास वजह तो थी, पर अभी तक कोई हथियार नहीं मिला है और ना ही उंगलियों के निशान। सारे के सारे सबूत सर्कमस्टेंशियल हैं, इसलिए कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से मुन्ना पडवाल पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता है। यह कोर्ट मुन्ना पडवाल को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
सर। क्या है? सर ये क्या मजाक है ये? सर, अभी अभी आपके घर से एक लड़की की लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लाश आपके बेडरूम में थी सर। मेरे बेडरूम में? लेकिन मैं तो अभी अभी अपने घर से यहाँ आया हूँ। सर, हम भी आप ही के घर से आ रहे हैं। ये लाश 20-22 साल की लड़की की है, लेकिन इसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये इन्फॉर्मेशन हमें आपके सर्वर राजू से मिली सर। सर, ये लाश की फोटो है जो हमें आपके बेडरूम से मिली। नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। सर, हमें आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। क्यों? आपको शक है कि ये कत्ल मैंने किया है? सर, फिलहाल आपके फिंगरप्रिंट्स ही काफी है। प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, अमृता जी आपसे मिलना चाहती हैं। ये क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिस्टर पाठक, मैं चाहती हूँ कि जस्टिस शर्मा का केस आप लड़े। न्यायाधीश महोदय के बारे में आज अखबार में पढ़ रहा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके सर पर किसी लड़की की हत्या का आरोप है। सारे साक्ष्य उनके विरुद्ध है, यहाँ तक कि चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो भी मेल खा गए। नहीं, शर्मा साहब ने उस लड़की को नहीं मारा है। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? मुझे विश्वास है कि शर्मा जी बेगुनाह है। अच्छा, चलिए उनसे मिलकर पता करते। यदि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ये 2 साल पहले अखबार में एक आर्टिकल छपा था, उसकी जेरॉक्स कॉपी है, देखिए शायद याद आ जाए कुछ। अच्छा, तभी तो ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो काफी पहले की बात है केडी। कुछ साल पहले मैं एक लॉ कॉलेज के फंक्शन में गया था। वहां चीफ गेस्ट बन के गए थे संभवतः, और उस लड़की ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था आपके हाथों। हाँ केडी, लेकिन उस दिन के बाद मैं इस लड़की को कभी नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूं केडी। तो सब उस रात हुआ क्या था? उस दिन सब कुछ नॉर्मल था केडी। मैं कोर्ट से दोपहर को ही घर वापस आ गया था। उसके बाद पूना से मेरी बेटी आ गई मुझे बधाई देने के लिए, क्योंकि अगले दिन मेरा जन्मदिन था। आई तो थी वो दोपहर को, लेकिन उसी रात को वो वापस चली गई। कुछ उदास सी लग रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चला गया, क्योंकि नौकर छुट्टी पर थे। अगले दिन मेरा जन्मदिन था। मेरी बेटी के जाने के बाद मुझे बधाई देने के लिए अमृता आई। उसके साथ मैंने केक काटा। इतनी रात गए अमृता जी आपके घर आई थी। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? टेंडर हार्ट हाई स्कूल का नाम तो तुमने सुना ही होगा केडी। अमृता उस स्कूल की प्रिंसिपल होने के साथ साथ उसकी मालकिन भी है। अक्सर स्कूल के लीगल मैटर्स में मुझसे कंसल्ट किया करती थी, और फिर हमारी जान पहचान दोस्ती में बदल गई। हालांकि धीरे धीरे हमें यह भरोसा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। मेरी एक बेटी है 20 साल की। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस रिश्ते को कैसे लेगी। और दूसरी ओर अमृता का भाई शरत बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती आगे बढ़े। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला किया कि इस दोस्ती को कोई दूसरा नाम ना दिया जाए। और फिर केक काटने के बाद अदिति का फोन आया था। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। तुम होती तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बेटा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। मैं भी स्टेशन पर ही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं वापस घर आ जाती हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
कुछ देर बाद अमृता अपने घर चली गई। जिसके बाद अदिति आई थी वो? नहीं, वो नहीं आ पाई। उसे पूना जाना था, कुछ अर्जेंट काम था। उसका एसएमएस आया था और उसके बाद मुझे नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने नींद की गोली खाई और थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखते देखते मैं सो गया। तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स आई नहीं? उसके बाद एक जोर से आवाज आई, मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा था। मैं सोफे से उठा और सीधे अपने बेडरूम में चला गया। मुझे यह रियलाइज ही नहीं हुआ कि घर में कुछ हुआ है। ये जो पिस्तौल है आपकी, कहाँ रखते हैं आप? अपने स्टडी के लॉकर में। इसके बारे में आपके अलावा और कौन जानता है? मेरे अलावा ये तो सिर्फ अदिति जानती है, लेकिन वो तो रात को ही पुणे चली गई थी। योर ऑनर, आज की ये तारीख, आज का ये दिन न सिर्फ मेरे लिए लेकिन पूरी अदालत के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। इट्स अ सैड डे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स को मैं ही नहीं, पाठक साहब भी, हम सब भी योर ऑनर कह के इज्जत देते थे, आज वही शख्स मेरे सामने यूं कटघरे में खड़ा होगा मुजरिम बनकर। इट्स पेनफुल। एनीवेज योर ऑनर, ये केस बहुत सीधा है। ऑनर, हुआ यूं था कि रिया जी की लाश शर्मा जी के घर से मिली, घर से नहीं बेडरूम से मिली, खून से लथपथ। उनके माथे पर यहाँ पर गोली चलाई गई थी और सीने में चाकू घोंपा गया था। उस चाकू पर शर्मा जी के उंगलियों के निशान भी थे और जो गोली मिली है यहाँ माथे पर से रिया जी के, वो .32 बोर पिस्टल से चलाई गई थी और शर्मा जी के घर से एक लाइसेंस बरामद हुआ है, वो भी .32 बोर पिस्टल का ही है। लेकिन मजे की बात यह है योर ऑनर, पिस्टल गायब है। ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ना योर ऑनर, हो सकता है क्योंकि शर्मा जी को इतना एक्सपीरियंस था कि वो मर्डर वेपन को गायब कर दे ताकि कोई सबूत ना रहे। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस दिन वो पिस्टल मिल जाएगी योर ऑनर, शर्मा जी की उंगलियों के निशान भी मिल जाएंगे। क्यों शर्मा जी? मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ पाठक साहब, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस रात खून हुआ उस रात शर्मा जी और रिया जी के अलावा घर में कोई था ही नहीं। जाहिर सी बात है, रिया ने खुद तो अपने आप पे गोली नहीं चलाई होगी और ये बात साबित भी कर दूंगा मैं मेरे अगले गवाह के द्वारा। जोसेफ जी, अब शर्मा जी के बंगलों के चौकीदार हैं, वॉचमैन। जी साहब, करेक्ट। तो अब जज साहब को ये बताइए कि उस दिन, उस रात कौन कौन आया था शर्मा जी के बंगले पे और कौन कौन कब गया था? जी साहब, जज साहब दोपहर को आए थे, उसके बाद वापस नहीं गए। फिर साहब की बेटी आदिति मैडम आई और तकरीबन रात को 9 या 10 बजे वापस चली गई साहब। फिर उसके बाद अमृता मैडम आई, वो तकरीबन 1 या 2 घंटा रुकी होंगी। उसके बाद फिर वो वापस चली गई 12:30 बजे। बस और कोई नहीं साहब? और कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। भटक साहब, आप यहाँ आना चाहेंगे? हाँ, आना तो पड़ेगा जायसवाल साहब, क्योंकि आपके गवाह कह रहे हैं कि कोई नहीं आया था। तो जब कोई नहीं आया था तो वो रिया लड़की जिसकी हत्या हुई, जिसके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मुकदमा लड़ने, जब कोई ही नहीं आया तो वो कहाँ से आई? वो भी नहीं आई। नहीं, मतलब देखा नहीं ना इन्होंने आते हुए। आप बैठिए, मैं संभाल दूं। आराम करिए, आराम करिए। क्या जोसेफ, उस रात थोड़ी हाँ साहब, होश में था। अच्छा, एकदम होश में था साहब। साहब, मैं तो अपना काम परफेक्ट ढंग से करता हूँ। नहीं, काम परफेक्ट तरीके से तो करते हैं आप, लेकिन होश में थे या नहीं इस पर विवाद किया जा सकता है। क्योंकि राजू बताइए, अदालत को राजू कौन है? साहब, घर का नौकर है। शर्मा जी का नौकर राजू जब अपनी पत्नी कमला के साथ लौटा तो उसने आपको बेहोश पाया, नशे की हालत में। धुत आपके बगल में खाली बोतल पड़ी थी, जिसका अर्थ ये हुआ कि पूरी बोतल पी गए थे आप। ऐसा उन्होंने अपने कथन में लिखा है। जी साहब, पी थी ना पूरी तरह से। वो साहब क्या है कि एक्चुअली अपने यहाँ फेस्टिवल था। हाँ, वो कुछ भी हो, लेकिन ड्यूटी पर पीकर सो गए थे ना। तो जब सो रहे थे तब तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन आया कौन गया? पाठक साहब, जब ये पी के सो गया था तो उसके बाद रिया आई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, ये जब पी के सो गया था उसके बाद हत्यारा आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? योर ऑनर, जस्टिस शर्मा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। इस अदालत की ये बहुत ही माने हुए निपुण न्यायाधीश है और इन्फ्लुएंशियल भी।
सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का ही तो फायदा उठाया है उन्होंने। शर्मा जी, ये जो लड़की है रिया, आप उसको पहले से जानते हैं क्या? ये बात सच है? वकील साहब, मैं अपनी जिंदगी में हजारों स्टूडेंट से मिला हूं। इस लड़की से भी मेरी बात हुई है, लेकिन पर्सनली मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप शर्मा जी। सच मैं बताऊंगा और मोटिव ऑफ मर्डर भी साबित करूंगा। योर ऑनर, जरा सोचिए, शर्मा जी की उम्र 55 साल की है, उनकी पत्नी को मरे हुए कई साल बीत गए हैं और अचानक एक खूबसूरत 20 साल की लड़की उनके सामने आती है मदद मांगने के लिए, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। इनकी नीयत बिगड़ जाती है, इनके इरादे नेक नहीं रहते, इसीलिए आपने रिया के साथ एक नाजायज रिश्ता जोड़ा। लेकिन आपकी जो उम्र है तो आपको इतना तो अनुभव होगा ही, कैसे जो नाजायज रिश्ते होते हैं शर्मा जी, उनकी उम्र कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती। योर ऑनर, रिया ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये डर गए और जिस रात रिया की मौत हुई उस दिन रिया ने इनके साथ की जो तस्वीरें थी कुछ वो इंटरनेट पे अपलोड भी की थी। क्या करते हैं जज साहब? घबरा गए आप, डर गए, क्योंकि उनका रेपुटेशन जो दाव पे था ना, इसीलिए बड़े ही प्लानिंग के साथ शर्मा जी ने रिया को अपने घर पे बुलाया, बेडरूम में बुलाया पैसे देने के बहाने, लेकिन पैसे नहीं दिए, सीधी मौत दे दी, चाकू घोंप दिया और फिर गोली भी चला दी यहाँ सर पे। योर ऑनर, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर डन। तुम्हें कुछ और कहना है केडी? सर्वप्रथम योर ऑनर, मान लेते हैं कि जस्टिस शर्मा ने रिया की हत्या की। अगर इन्होंने रिया की हत्या की तो ये लाश को ठिकाने लगा देते योर ऑनर, न कि उसे अपने शयन कक्ष में सजा कर रखते, ताकि लाश वहां पाई जाए और ये फंस जाए। यही तो है योर ऑनर, हम अब तक इसी बात पर वजन देते आए हैं कि जस्टिस शर्मा ने रिया को मारा या नहीं। ये नहीं सोच रहे कि इस हत्या से, इस कांड से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति को इस कांड से लाभ हुआ है उसी ने जस्टिस शर्मा को इस केस में फंसाया है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? जस्टिस शर्मा एक माने हुए न्यायाधीश थे, किंतु इस आरोप के बाद आज यहां खड़े हैं आरोपी के रूप में कटघरे में। स्पष्ट है योर ऑनर कि ये किसी की चाल है। मुझे तो आपकी चाल लग रही है केस को घुमाने की। नहीं, अगर योर ऑनर जैसे कि भाटक साहब कह रहे हैं कि हत्यारा कोई और है और उसका फायदा होता जज साहब को, शर्मा जी को फंसाने के बाद, तो ये साबित भी तो कीजिए कि हत्यारा कौन है कोई सबूत आपके पास? साबित तो करूंगा ही योर ऑनर, और सबूत भी है मेरे पास। बहुत जल्द कुछ ही समय में असल हत्यारे को उस कटघरे में लाकर भी खड़ा करूंगा, लेकिन उससे पहले योर ऑनर क्षमा चाहता हूं, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। संभवतः जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपने ध्यान से पढ़ी नहीं। रिया की मृत्यु चाकू लगने से नहीं हुई जायसवाल साहब, सर में गोली लगने के कारण हुई है। .32 बोर। गोली लगने के बाद सारा जो लहू था उनके शरीर का वो बह गया था। जिस समय चाकू मारा गया उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो मृत थी। रही प्रोसिक्यूटर साहब की बात की पिस्तौल बरामद नहीं हुई योर ऑनर, मैं कहना चाहूँगा कि इतने माने हुए न्यायाधीश इतना तो जानते ही होंगे कि अगर ये अपने ही लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से किसी की हत्या करे तो आरोप इनके सर पर ही आएगा, और जबकि इन्हीं का है लाइसेंस रिवॉल्वर तो उंगलियों के निशान भी उस रिवॉल्वर पर इन्हीं के होंगे। जो भी हो योर ऑनर, इस समय तक हत्या का औजार बरामद नहीं हुआ है तो उस पिस्तौल को लेकर कोई भी विवाद करना उचित नहीं होगा। योर ऑनर, मेरा मानना है कि जस्टिस शर्मा निर्दोष है और इसी कारण मैंने इनका केस लिया। जब मैंने इनका केस लिया मैंने पता लगाना शुरू किया कि इनके दुश्मन कौन कौन हैं जो इन पर यह आरोप डालकर इन्हें घात देना चाहते हैं। मैंने अपने सहायक वरुण से, इनकी पर्सनल डायरी से, इनके घर के एंट्री रजिस्टर से नाम की सूची बनाने को कहा। उन नामों में ऐसा कोई नाम नहीं पाया मैंने योर ऑनर जिस पर मेरा संदेह जाए। फिर मैंने इनके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स चेक किए। मोबाइल से योर ऑनर कुछ नहीं मिला, किंतु इनके लैंडलाइन फोन से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है।
कत्ल की रात 2 बजे इनके लैंडलाइन से एक फोन किया गया था, जबकि 12:30 बजे आप सो गए थे। जी हाँ। हाँ, 12:30 बजे सो गए थे, तो फिर 2 बजे लैंडलाइन से कॉल किया गया था। कौन था वो? आप ही ने तो कहा था कि बंगले के अंदर 2 व्यक्ति थे। जस्टिस शर्मा अगर सो रहे थे तो संभवतः रिया जाग रही थी। रिया, हाउ इंटरेस्टिंग। रिया, ऑलराइट। तो रिया ने क्यों लैंडलाइन यूज किया होगा? मोबाइल यूज कर सकती थी वो। आप क्या आजकल अपना होमवर्क ठीक से कर नहीं रहे हैं? ध्यान दीजिए अपने काम पर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिया के शरीर से, उनके मृत शरीर से और शरीर के आसपास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। तो जब किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होता तो वो लैंडलाइन का उपयोग करता है। योर ऑनर, फोन किसने किया से महत्वपूर्ण बात यह है कि फोन किसको किया गया। सूची से पता चला है योर ऑनर कि वो फोन पप्पू पडवाल नामक व्यक्ति को किया गया। ये व्यक्ति वही है जिसके भाई के विरुद्ध हत्या का आरोप कुछ ही दिन पहले, और इस केस के जज जस्टिस शर्मा थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस रात रिया की हत्या हुई उसके अगले ही दिन उस केस में फैसला सुनाया जाने वाला। योर ऑनर, मैं पप्पू पडवाल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। आप उनका कोई लेना देना नहीं है वो लड़की के साथ। आप उनको काय को खड़ा किया इधर में? नहीं, खड़ा किया है क्योंकि ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रिया को जानते थे या नहीं। रिया? आपुन कोई रिया विया नाम की लड़की को नहीं जानता है। आपुन रिया नाम की किसी लड़की को आज तक कभी मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं तो उन्होंने रात को 2 बजे आपको फोन क्यों किया? आपुन को तो कोई कॉल नहीं आया। कोई रॉन्ग नंबर होएगा साहब। मतलब रॉन्ग नंबर लगा और आप 11 मिनट तक बात करते रहे रॉन्ग नंबर पे। हाँ, याद आ गया साहब, याद आ गया। एक लड़की का फोन आया तो था। अभी क्या है ना साहब, हाँ। रात को 2 बजे कोई जवान लड़की का फोन आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम पास तो बनता है ना। लेकिन क्या, आपुन का किस्मत ही खराब है। अक्की मुंबई का फोन छोड़ के उसने आपुन को इस रॉन्ग नंबर किया। बोलो मतलब बोलो कि चंदन बार के मालिक आप ही हैं? हाँ, क्यों? नहीं, क्योंकि चंदन बार के आपके जो कार्यकर्ता है उनका कहना कुछ ऐसा था। ये लड़की तो साहब की आइटम है। आइटम? हाँ, साहब इसको लेकर फिल्म भी बना रहे हैं। हीरोइन बनने आई है ना ये। मतलब आप अपनी फिल्म में उसे हीरोइन लेना चाहते थे, ऐसा वादा किया था आपने उसे, और अब पहचानने से इनकार कर रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ साहब, झूठ तो बोला था आपुन, क्योंकि आपुन को कोई लफड़े में नहीं फंसने का था। वैसे ही आपुन का रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये बताइए कि उस रात क्यों गई थी रिया जस्टिस शर्मा के यहाँ? किसी विशेष काम से गई होंगी, आपने भेजा होगा। अरे साहब, आपुन काय को भेजेगा उसको जज साहब के उधर? आपुन को कुछ नहीं मालूम। वो लड़की जिंदा होती ना तो वो खुद ही बोलती कि आपुन इनोसेंट है। जिंदा होती तो हम सब यहाँ होते ही नहीं। चलिए बताइए, सच क्या है, बताइए। साहब, अपुन सच बोलता है। उस रात अपुन अलीबाग में था, बीवी बच्चे के साथ। अच्छा, अलीबाग में थे। जस्टिस शर्मा, क्या कहा था आपने? आप 12:30 बजे ही टीवी देखते देखते सो गए थे? जी हाँ। इसका मतलब जब आप जागे तो अंधेरा था कमरे में। कहने का अर्थ यह है कि टीवी बंद था। जी हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप टीवी देखते देखते सोए थे। उस समय टीवी ऑन था। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने टीवी को ऑफ नहीं किया था। अगर आपने टीवी बंद नहीं किया था तो आपके अतिरिक्त तो उस घर में केवल रिया थी, जिनकी हत्या रात को 2:30 बजे हो चुकी थी। अगर रिया ने लाइट्स बंद नहीं की तो किसी तीसरे ने की। जिसका अर्थ यह होता है कि आप दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा भी था उस समय घर में जिसने ये बत्तियां बंद की। योर ऑनर, ये जो घर की बत्तियां बंद करना, घर का सामान ठीक से लगाना, ये एक आदत वाली बात होती है जो केवल घर की महिला करती है या घर का नौकर। नहीं साहब, मैं तो सुबह आया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये जो इंस्पेक्टर कामले है
बड़ी सरल रीत है इनके पास में सच उगलवाने की, 2 ही मिनट में उगलवा लेते हैं। क्या करना चाहेंगे? नहीं साहब, बताता हूँ साहब। बताइए। साहब, मैं और मेरी बीबी और बच्चे बहुत पहले आ गए थे साहब। थोड़ी देर बाद साहब जब मैं बाहर निकला तो हॉल में देखा टीवी चल रहा था और साहब सो रहे थे। फिर मैं अंदर गया और टीवी बंद कर दिया साहब। अच्छा, तो घर के अंदर प्रवेश कैसे किया आपने? वो साहब, घर के पीछे जो किचन का दरवाजा है उसकी एक चाबी मेरे पास और एक चाबी जोसेफ के पास साहब ने दे रखी थी, ताकि हम घर के अंदर कभी भी आ जा सके साहब को बिना डिस्टर्ब किए। और फिर क्या हुआ? साहब, मैं अपने कमरे में गया और सो गया। नहीं तो फिर आपने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि आप सवेरे आए थे? साहब, मैं डर गया था साहब, मैं डर गया था साहब। जब मैं लाइट्स बंद करने किचन की तरफ जा रहा था तो तभी रास्ते में। पहचानता है ना अपन को? देख, ये बड़े लोग के बीच की बात है, बीच में आएगा ना तो अपन भूलता नहीं है किसी को, समझा? मुझे लगा जज साहब और पप्पू पडवाल में कुछ लेना देना है, और जब उस लड़की की लाश मिली तो मैं डर गया साहब। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था साहब, इसीलिए मैंने झूठ बोला। तो पूरी तरह से फंस गए हैं आप पप्पू जी। क्या कर रहे थे आप शर्मा जी के घर उस रात? देखो साहब, अपन को कोई लफड़े में नहीं फंसने का था। अपन तो खाली शर्मा साहब का स्कैंडल बनाने को मांगता था, बस। मतलब रिया के जरिए, रिया द्वारा शर्मा साहब को बदनाम करने का ये कोई ऐसी कोई योजना बनाई थी आपने? हाँ साहब, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद में अचानक रिया डर गई, इसके वास्ते अपन को जबरदस्ती अंदर जाना पड़ा। आपके कहने पर वो वहां गई थी सब करने? क्या करने के समझ नहीं रहा, समझाइए ना। शर्मा साहब अपन के भाई के केस में जज था। अपन का वकील बोला कि ये अपने भाई को फांसी की सजा देगा, बोला इसकी हिस्ट्री ऐसी है। आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना रिया का उपयोग किया जाए, इनके शर्मा साहब के विरुद्ध साया जाए, ऐसा? हाँ साहब, अपन ने प्लान बनाया कि शर्मा साहब को बदनाम करके केस से आउट कर देगा। अपन ने रिया को ऑफर दिया, उसको पटाया, वो मान गई और अपन ने शर्मा साहब के घर पे नजर रखना चालू कर दिया। अपन ने देखा कि वॉचमैन के पास पीछू के दरवाजे की चाबी है और मौका मिलते ही अपन ने वो चाबी का कॉपी बना दिया। अपन ने वो चाबी का 2 डुप्लीकेट बनाया, एक रिया के लिए और एक सेफ्टी में। अपन के भाई के केस के फैसले में एक ही दिन बाकी था। अपन की आइडिया से रिया ने उसके और शर्मा जी के कॉलेज के कुछ फोटो इंटरनेट पे डाल दिए। फिर अपन ने रात को रिया को शर्मा जी के घर में भेजा। रात को 1 बजे रिया शर्मा जी के बेडरूम में पहुंच गई। मैं ये काम नहीं कर सकती पप्पू। अरे एड़ी हो गई है क्या? अभी उसको नहीं फंसाया तो मेरा भाई लटक जाएगा। चुपचाप मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। तेरे को मेरी पिक्चर में हीरोइन बनने का है ना? भाड़ में गई तेरी फिल्म, मेरे को जेल नहीं जाना है, समझ गया? अपुन ने उसको बहुत समझाया साहब, लेकिन उसकी तो सुई अटक गई थी। इसीलिए अपुन ने भी चानस लिया और घुस गया शर्मा साहब के घर के अंदर। शर्मा साहब के घर के अंदर आप घुसे, आपने रिया को मनाने का प्रयास किया, लेकिन रिया नहीं मानी और आपने उसकी हत्या कर दी। अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? सिर्फ इसलिए कि अपुन का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपने मान लिया कि अपुन ने मर्डर किए लाए। जब अपुन अंदर पहुंचा तो अपुन ने देखा कि वो पहले ही मर चुकी थी और आपने बोला कि वो 2:30 बजे मरी है। 2:30 बजे रास्ते पर मामू ने अपुन का चालान काटा है, अपुन के पास रसीद भी है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि हत्या आपने नहीं की,
जो भी है, आपने इतना तो कबूल किया कि रिया को आप ही ने भेजा था। भेजा काम नहीं कर रहा है मेरा। सीरियसली योर ऑनर, समझ ही नहीं आ रहा है पाठक साहब। आप सब्र कीजिए, बताता हूँ, धीरे धीरे खोलता हूँ कहानी। योर ऑनर, मैं जस्टिस शर्मा की सुपुत्री अदिति को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अदिति उस रात अचानक क्यों चली गई? क्या वाकई कॉलेज का कोई काम आ गया था, या आपको आपके पिताश्री और अमृता जी के बीच जो संबंध है उसका ज्ञान हो गया? किसी ने बताया आपको इन दोनों के बारे में? संभवतः वो, क्या नाम है राजू की पत्नी का, कमला ने बताया होगा। नहीं, राजू, उसी ने फोन करके मुझे बताया कि साहब को इश्क हो गया। और उसी रात मैंने पापा को अमृता से फोन पे बात करते सुना। अमृता, अदिति यहाँ घर पे आई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं एक सेकंड और घर पे नहीं रुकूंगी और सीधा स्टेशन चली गई, वापस पूना निकलने के लिए। और वहाँ पे वेट करते करते मैंने पापा को फोन किया रात के 12 बजे। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। से बात करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं वापस घर आ रही हूँ। पर फिर सेलफोन है, सेलफोन कंपनी के अनुसार सेलफोन का एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होता है, तो उस समय आपका सेलफोन आपके पापा के घर पर ही लोकेटेड था रात के 2:30 बजे। तो आप आई, बुरा लगा आपको, आप पापा को विश करने आई और बिना विश करे चली गई। हाँ, मैं जब पापा से मिलने वापस गई थी तब मैंने वहाँ पे अमृता को देखा घर से निकलते हुए, और अमृता को वहाँ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैंने उसी टैक्सी वाले को कॉल किया और उसमें वापस पूना चली गई। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताई। ओके, बैठिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, इसका मतलब कि अदिति ने भी खून नहीं किया। मिस्टर जायसवाल, मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मालूम है पिस्तौल कहाँ है और किसने छुपाई है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। जी, मैं अमृता का भाई शरद हूँ। अभी आपने वहाँ पे कहा कि आपको पता है कि पिस्तौल किसने छुपाई, बताइए। उस दिन जब अमृता घर वापस आई तब वो काफी परेशान थी। तब मैंने सोचा कि अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, और बाद में मैं सीधे शर्मा के घर पहुंचा उसकी खबर लेने। और जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे गनशॉट की आवाज सुनाई दी और मैं वहीं रुक गया। और उतने में शर्मा घर से बाहर आया और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। साहब शरद जी, आपने शर्मा जी के हाथ में पिस्तौल देखी? आपने शर्मा जी को पिस्तौल छुपाते हुए भी देखा? मैंने देखा उनके हाथ में एक पिस्तौल थी जो उन्होंने गार्डन में गमले के पीछे छुपाई। ऑनर, मुझे लगता है कि हमें मर्डर वेपन का पता चल गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि पुलिस को भेज के वो मर्डर वेपन बरामद करवाया जाए। मिस्टर कामले, आप अभी शर्मा जी के घर जाइए और वो मर्डर वेपन ढूंढ के लाइए। जी सर। शरद जी, जब आप जानते थे कि शर्मा जी ने वहाँ पिस्तौल छिपाई है, तो आपने ये बात पुलिस के समक्ष क्यों नहीं रखी? साहब, उस दिन मैं बहुत डर गया था और इसीलिए उल्टे पांव ही वापस घर चला गया। और अगले दिन सुनने में आया कि पुलिस ने शर्मा को अरेस्ट कर लिया है मर्डर के लिए। तब मुझे लगा कि अब इंसाफ होगा, पर अदालत में बैठे बैठे मुझे कोई चीज खाई जा रही थी और ऐसा लग रहा था इन सब बातों में कहीं कातिल निकल ना जाए। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ के सब कुछ बोल दिया। सर, झूठ! केडी ये झूठ बोल रहा है। ये पहले से ही मुझसे नफरत करता है। इसे डर है कहीं अमृता और मेरी शादी हो गई तो अमृता की पूरी प्रॉपर्टी और अमृता का स्कूल इसके हाथ से निकल जाएगा। शरद जी, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? योर ऑनर, मैं अमृता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अभी अभी आपके भाई साहब ने कहा कि आपको परेशान देखा जब उन्होंने, उसके बाद वो शर्मा जी से मिलने चले गए वहाँ। क्या थी आप उस रात परेशान थी किसी बात को लेकर? जी,
आज मेरी बेटी अदिति आई थी और वापस चली गई। मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम की वजह से वापस गई है। आपका मतलब? अमृता, शायद उसने मुझे तुमसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया, इसीलिए वापस चली गई। इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। वैसे भी अदिति मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अमृता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि हमारा ये रिश्ता और आगे बढ़े या एक नया रूप इख्तियार कर ले, मैं चाहता हूं कि इसे यहीं रोक दिया जाए, बस। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि आज के बाद तुम अपने लीगल मैटर्स को कंसल्ट करने के लिए किसी और को ढूंढ लो, किसी और को ढूंढ लो। मैं जब घर पहुंची तो मुझे परेशान देखकर शायद शरद को गुस्सा आ गया हो और वो चला गया हो शर्मा जी के घर। हाँ, तो क्या लगता है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि शर्मा जी और खून नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये कत्ल किया है। पर शरद झूठ क्यों बोलेगा? शरद तो झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये कत्ल किया है। पर शरद झूठ क्यों बोलेगा? शरद तो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो आप बोल रही हैं अमृता जी। हाँ? अब देखिए ना, आपने झूठ बोला शर्मा साहब से कि आप पहले से विवाहित नहीं हैं, जबकि आप पहले से विवाहित हैं। आपके पूर्व पतिदेव का देहांत हो चुका है। अमीर थे वो, उन्हीं के रुपयों से आपने ये स्कूल अपना जो है वो शुरू किया। स्कूल की जहां बात आई तो जिस बैंक में आपके स्कूल का खाता है, उनके साथ मैंने बातचीत की, सूची निकलवाई तो पता चला 9 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्जा है आपके स्कूल पर। इन सब चीजों का इस केस से क्या मतलब है? नहीं, वो ये है कि बैंक ने आपको वो ऑर्डर भेजा था ना, टेक ओवर ऑर्डर, कि अगर आप उनके रुपए ना दे पाए तो कब्जा कर लेंगे आपके स्कूल पर, टेक ओवर कर लेंगे। और अगर आपको अपने स्कूल को बचाना होता तो आपको शर्मा साहब की तरह ही कोई ऐसे ऊंचे ओहदे पर रईस घराने का व्यक्ति चाहिए था आपको, और इसीलिए आपने शर्मा साहब को फंसाया। एक हद तक आप सफल भी हुई, किंतु दुर्भाग्यवश आपके लिए अदिति बीच में आ गई। और उस रात ही देख लीजिए कि शर्मा जी ने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की, और उसके कुछ समय बाद ही अदिति का फोन आया। आपको पता चला कि अदिति घर लौट रही है, तो आप चली तो गई वहां से, जाते जाते आप जो चाबियां हैं वो साथ ले गई। आप जानती ही थी कि शर्मा साहब अपनी वो पिस्तौल स्टडी के लॉकर में रखते हैं। उद्देश्य आपका ये था कि आप लौट कर आएंगे और अदिति को जान से मारेंगे, और आप लौटी 2 घंटे बाद। तो हुआ ये कि आपको रिया को पहचानने में गलती हो गई। आपने रिया को अदिति समझ लिया। आप घुसी थी वो पिस्तौल लेकर शयन कक्ष में, बेडरूम में अदिति को मारने, लेकिन वहां अंधेरा था, आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। आपने रिया को ही अदिति समझा और उसे गोली मार दी। जिसके पश्चात अब वहां से ओझल हो गई। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? अरे ये लीजिए, याद ही नहीं रहता आजकल कुछ। ये रुमाल को तो अवश्य पहचानती होंगी आप। हाँ, ये मेरा ही रुमाल है। हाँ, जानता हूँ आप ही का रुमाल है। ये जो रुमाल है वो दूसरे दिन सवेरे शर्मा साहब को अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में मिला। ये बात बताइए, आप तो गई नहीं थी बेडरूम की ओर, तो आपका रुमाल वहां कैसे पहुंच गया? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, आपका रुमाल है, आपको पता होना चाहिए। आप ही बताइए,
कहानियां तो आप बना रहे हैं। मैं कहानी बना नहीं रहा, कहानी बता रहा हूं। अदिति ने जब आपको घर के बाहर देखा, उस समय रात के 2:40 हो रहे थे। आप तो 12:30 बजे ही वहां से चली गई थी, तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बाद आप क्या कर रही थी वहां? शरद ने शर्मा जी को गन छुपाते हुए देखा, उसका क्या? योर ऑनर, हमें जो जगह बताई गई थी वहां पर हमें पिस्तौल नहीं मिली। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। वो पिस्तौल वहीं होनी चाहिए जहां मैंने बताई थी। हाँ, पर वहां पर नहीं मिली। योर ऑनर, इसका अर्थ ये होता है कि शरद जी झूठ बोल रहे थे। शर्मा जी ने वहां पिस्तौल नहीं छुपाई। शर्मा जी निर्दोष। अरे साहब, ये सच नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। आपने उस गमले के पीछे देखा? नहीं, लेकिन वहां पर नहीं मिली। अरे कैसे नहीं दिखी? गन वही है, मैंने खुद देखा है, गन वही है। शरद जी, क्यों आप एक पुलिस वाले के साथ तर्क कर रहे हैं? मान लीजिए कि झूठ बोला आपने शर्मा जी को वहां पिस्तौल छुपाते हुए देखा ही नहीं। अरे नहीं साहब, गन वही है, मैं बोल रहा हूँ, गन वही है साहब, मैंने खुद देखा है। अरे वहां नहीं है तो हो सकता है शर्मा जी ने निकाल ली हो वहां से। अरे छुपाई तो मैंने थी, तो शर्मा कैसे? ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, आप ही ने छिपाई थी पिस्तौल वहां, यानी कि खून भी आप ही ने किया है? मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ वो गन छुपाने गया था। कत्ल तो अमृता ने किया है। शरद, मुंह बंद रख अपना इडियट। नहीं, अब मुंह बंद रख के क्या फायदा? बिल्ली बोरी से बाहर आ चुकी है। I mean, the cat is out of the bag. चलिए ना, बताइए ना प्लीज, क्या क्या हुआ था? हाँ, मैंने ही रिया को अदिति समझकर मारा। साहब, उस दिन अमृता ने मुझे घर पर आकर सब कुछ बता दिया। एक तो वो वहां घर की चाबी लेके आई, और दूसरी बात, वो इस पिस्तौल के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने ही भूल गई। फिर जब अदिति ने अपने कथन में कहा कि उन्होंने रात के 2:40 पर अमृता जी को घर के बाहर देखा, तो आप भयभीत हो गए। आपको लगा कि आपकी बहन पकड़ी जाएगी, और अपनी बहन को बचाने के लिए आपने ये झूठा कथन दिया अदालत में कि शर्मा जी ने वो पिस्तौल वहां छिपाई। लेकिन केडी, वो पिस्टल है कहाँ? सॉरी योर ऑनर, वरुण। योर ऑनर, मैं जानता था कि ये पिस्तौल शर्मा जी के घर पर ही कहीं छिपाई गई होगी, इसीलिए आज सवेरे अदालत आने से पहले मैं इस पिस्तौल को ढूंढने इनके घर चला गया। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर कि पिस्तौल के मिल जाने के बाद भी मैंने इसे छिपाए रखा। पहले से ही मुझे संदेह था अमृता जी और शरद जी पर। मैं जानता था कि शरद जी केवल ढोंग कर रहे हैं दोनों के रिश्ते को नापसंद करने की। योर ऑनर, मैंने ये बात केवल इसलिए छिपाई ताकि अदालत में ये कबूल करें कि हत्या इन्होंने की। अमृता और शरद ने चूंकि अपना जुर्म कबूल किया है, इससे मिस्टर शर्मा की बेगुनाही साबित होती है। इसलिए यह अदालत मिस्टर शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और शरद और अमृता को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ ही
पप्पू को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। केडी। हाँ जी सर। केस हारा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। केडी, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑब्लाइज्ड। कैसी बातें कर रहे हैं जस्टिस? मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ।